नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश कुमार पांडे फिर से आपका कंपटीशन कम्युनिटी के एमपीपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स में, जिसका हम तो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, वो है बैंक। और वो भी कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, ओके। तो आज हम लोग आरबीआई के बारे में क्वेश्चन करेंगे। 30 क्वेश्चन है और बहुत डीप भी है, बहुत ऊपरी लेवल पर भी क्वेश्चन है। देखो, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है ना, जो सिलेबस है आपके में, तो मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो पूरे करंट लेवल पर हैं। जैसे अभी आरबीआई, ठीक, तो आरबीआई क्या करता है? मौद्रिक नीति जारी करता है, ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है। तो एट द प्रेजेंट आरबीआई ने क्या किया? मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया अभी इसी महीने में। तो इसी महीने में जो उसने मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया अप्रैल माह में, तो उसने कुछ चेंजेस किया, रेपो रेट, बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक। तो इन सब के बारे में उसने क्या किया? मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया, तो उसने रेपो रेट को सेम रखा है, ठीक। तो ये आपका एक करंट अफेयर होता है। तो आरबीआई के बारे में तो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही, मगर आप अपडेट रहिए किस पर? इकोनॉमिक्स के करंट मैटर को लेकर के। जैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसको अपडेट कीजिए, उसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर सीआरआर, एसएलआर, जो भी उसमें डाटा अगर चेंज है तो उसको लिखिए, ठीक है, क्योंकि हर 3-3 महीने में आएगा। और जब अभी आया अप्रैल माह में, तो अब 3 महीने बाद आएगा, तो तब तक आपका तो प्री का पेपर हो जाएगा। तो हो सके अपडेट वाले को पूछ दे, ठीक। और उसके साथ साथ तो 3 महीने बैक का भी देख लीजिएगा कि कितना परसेंट कौन सा रेपो रेट बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है, उसको कंपेयर करके, मतलब अभी आज का, मतलब इस महीने का, अप्रैल का, और अप्रैल से पहले वाला 3 मंथ पहले का, जब उसने मॉनेटरी पॉलिसी जारी की थी, उसको भी देख लीजिएगा। दोनों को फिर कंपेयर करके बढ़ा है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कितना परसेंट बढ़ा, कितना परसेंट घटा, इस टाइप का पूछ सकता है। तो दोनों को देख लीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है आज मेरा आरबीआई का, तो आरबीआई से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बस, ठीक, कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को लेकर के। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, मगर पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके। तो उसको नोट कर लीजिएगा ताकि वो करंट का एक प्रकार से आपका वो क्वेश्चन बन जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आरबीआई से। तो सबको मालूम है भारत का पहला केंद्रीय बैंक है ये, पहला केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत बना और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। कब बना? 1935 में, 1 जनवरी 1935 में बना और जुलाई 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन आरबीआई का, ठीक, कि रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है? तो रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज है आपका चेन्नई में। कहां पर है? चेन्नई में स्थित है। तो स्टाफ कॉलेज किसका है? कहां है? रिजर्व बैंक का, चेन्नई में है। सिंपल सा क्वेश्चन, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या चीज भारतीय मुद्रा नोटों के चेहरे पर दिखने वाला, जो नोट पे जो चेहरा दिखता है ना, उसकी प्रिंटिंग कहां से होती है? मतलब किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो जो चेहरा दिखता है नोटों पर, ठीक, उसको कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो वो तकनीक है आपका कौन सा? हाइडेन प्रिंटिंग। कौन सी तकनीक है वो? हाइडेन प्रिंटिंग है, छिपी प्रिंटिंग है वो, ठीक। जो चेहरा दिखाई देता है वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस का यूज है, मतलब कौन सा प्रिंटिंग का लेवल है? वो हाइडेन प्रिंटिंग है, जिससे चेहरा क्या होता है? छिपा हुआ दिखता है और साफ साफ भी दिखता है जब अपन देखते हैं उसको ध्यान से। तो क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंपल सा, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो अभी शुरू में मैंने बताया कि 1949 में आरबीआई का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आरबीआई का नेशनल बैंक का दर्जा कब मिला? नेशनलिज्म कब किया गया उसको? 1949 में किया गया। ओके, चलिए आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो आरबीआई की स्थापना किसके कहने पे किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी 1935 में, और उसी के कहने पर आरबीआई, मतलब नाम तो आरबीआई नहीं रखा गया, केंद्रीय बैंक रखा गया था। और ये केंद्रीय बैंक बना था रॉयल कमीशन की सिफारिश पर। तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर क्या किया गया? आरबीआई का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पर? रॉयल कमीशन कमेटी के सिफारिश पर, जिसको कौन गठित किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट गठित की गई थी, की थी उसको।
ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया? मतलब भारत में जो क्रेडिट के वर्क होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है, मतलब कौन उसके लिए जिम्मेदार है? तो कॉमन सेंस है, भारत का केंद्रीय बैंक है कौन? आरबीआई। तो वही क्या करेगा, सब काम करेगा। तो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी उसको खत्म करेंगे अपन। ठीक, उसके बाद वर्तमान में भारत के आरबीआई का गवर्नर जनरल कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। इससे पहले कौन थे? रघुराम राजन थे, जो अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले ही छोड़ करके चल दिए। उनके छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब 8 नवंबर 2016 को, ठीक, वो दिन याद है? क्लियर। तो 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने नोटबंदी किया था, हमारे प्रधानमंत्री ने। तो इसको नोटबंदी करने से पहले उन्होंने रघुराम राजन से भी एक बार सलाह ली थी, मगर और उन्होंने मना भी किया था क्या कि नोटबंदी ना हो, अचानक से नोटबंदी मत करो, बट उन्होंने उनकी सलाह को नहीं माना। तो इस बात से खाली यही बात नहीं थी, मैटर तो बहुत गहरा था, मगर मेन रीजन इसको भी माना जा रहा था कि रघुराम राजन जो थे वो नोटबंदी के खिलाफ थे कि नोटबंदी ना हो। ठीक, और इसी के बाद उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया था। क्लियर। तो उसके बाद कौन बने? शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। उसके बाद इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की दर को ठीक करती है? तो रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट ये किसके अंतर्गत आते हैं? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आता है आपका रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, फिर बैंक रेट, फिर CRR कैश रिजर्व रेशियो, PSLR सॉलिड रेशियो मतलब वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड रेशियो। ठीक, इन पांचों को ही मिलाकर के क्या कहा जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाती है। और इन पांचों को कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को कौन इश्यू करेगा? आरबीआई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में करेंसी नोट का मुद्रण करता है? तो अब सबको मालूम है कि भारत में नोट कौन छापता है? आरबीआई छापता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो नॉलेज है। जेब में नोट है तो नोट कहां से आ रहा है वो तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ओके। तो नोट कौन छापता है हमारे देश में? आरबीआई छापती है। ठीक, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं लिया हूं। ठीक, उसके बाद मौद्रिक नीति से संचालन जिम्मेदारी, अभी बताया मैंने, मॉनेटरी पॉलिसी की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। तो किसकी जिम्मेदारी है? आरबीआई की जिम्मेदारी, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्या करना? मॉनेटरी पॉलिसी इशू करना। ठीक, उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कार्ड ऑन फाइल, कार्ड ऑन फाइल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की समय सीमा निम्नलिखित में से किस महीने तक के लिए बढ़ा दी है? तो देखो, कार्ड ऑन फाइल मतलब कार्ड से पेमेंट करने का नियम। ठीक, तो कार्ड से पेमेंट करने का नियम लागू था आपका 1 जनवरी से, तो इसको 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया कि उसके लिए नियम बाद में बनाएंगे। तो 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। तो 1 जनवरी को होना था मगर 1 जनवरी को नहीं हुआ, तो 6 माह मतलब कब आ जाएगा आपका? जून। तो जून 2022 तक इसकी समय सीमा क्या कर दी है? बढ़ा दी गई है। कार्ड ऑन फाइल का मतलब है कि कार्ड से पेमेंट करने का नियम बनाना। ठीक, उसके लिए उसको चेंज करने के लिए ये किया गया था, मगर उसको जनवरी में लागू करना था, नहीं किए, तो 6 महीने के लिए उसको बढ़ा दिया गया। तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, तो ये कब आ गया आपका? जून 2022 में। ठीक, नेक्स्ट। ठीक, आरबीआई अक्टूबर 2021 में आरबीआई ने IMPS की सीमा 2 लाख से बढ़ा दी है। तो वर्तमान में IMPS की सीमा क्या है? तो पहले तो ये पता करो IMPS क्या है। तो IMPS में IM का मतलब होता है इमीडिएट, P से मतलब होता है पेमेंट, और S का मतलब होता है सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ठीक, IM का मतलब इमीडिएट, P का मतलब पेमेंट और S का मतलब सिस्टम। तो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का जो 2 लाख से बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक साथ लगभग
इतना रुपए ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो 2 लाख था पहले, तो इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, वो 2 लाख से 5 लाख कर दिया है। तो IMPS की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख। मतलब आप एक साथ 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, वो भी 24 घंटे में, वो भी 24 घंटे। ठीक, क्लियर। तो IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सिस्टम है। इसका मतलब है कि तुरंत इमीडिएट पेमेंट करना है तो कितना कर सकते हैं, लगभग तो 5 लाख तक कर सकते हैं। तो 2 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 लाख कर दिया। ठीक, फिर आ जाओ नेक्स्ट कि भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से किस राज्य सरकार के व्यवसाय का लेन देन नहीं करता। तो याद रखो, जम्मू कश्मीर जब हमारा संविधान ही लागू नहीं होता तो वहां तो कोई रोल ही नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के राज्य का कोई भी लेन देन RBI नहीं करती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के नियामक पैकेज 2.0 के तहत बैंकों ने कितनी राशि के ऋण को पुनर्गठित किया था। 2.0 कहने का मतलब कोरोना काल में ही चला था। तो कोरोना काल में जो बैंकों ने ऋण पुनर्गठित किया था वो था आपका कितना, 25,000 करोड़ रुपए। कितना करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए का। ये कोरोना काल में चला था। किस में चला था, कोरोना काल में चला था। ये तो कितना करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए। ठीक, फिर उसके बाद कि RBI प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है। तो RBI का प्रिंटिंग प्रेस आपका नासिक में है, देवास में है, होशंगाबाद में है। ठीक ना, ओके। तो इनमें से केवल एक पूछा है अभी, ऑप्शन में आपको केवल क्या दिख रहा है, देवास दिख रहा है। तो प्रिंटिंग प्रेस जहां नोटों की छपाई होती है कहां पर है, आंसर इस देवास है। तो वो 4 जगह, ठीक, मगर यहां पर ऑप्शन है आपका देवास। तो कहां कहां, देवास में, नासिक में, होशंगाबाद में। ठीक है, ओके, क्लियर। और एक जगह और है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे, थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। ठीक है ना, एक्चुअली का भूख भी लग रहा है बहुत तेज। ठीक, बट पढ़ाना जरूरी है तो पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर। तो नासिक में, देवास में, होशंगाबाद में, एक जगह और है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं मैं। कंफ्यूज क्या नहीं हो रहा हूं, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है मुझे। क्लियर, ठीक। तो 3 जगह तो कंफर्म है। ओके, फिर उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा इसमें, देवास आ जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, देवास। फिर आ जाओ कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। मतलब कौन कौन आता है मौद्रिक नीति में। तो मैंने आपकी अभी थोड़ी देर पहले बताया कौन कौन आएगा आपका, CRR, SLR, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो आपका, ऑप्शन में आपका क्या क्या है, कहाँ गया, SLR है, CRR है और बैंक रेट है। तो कौन नहीं आएगा इसमें, GST। तो कौन नहीं आएगा, GST नहीं आएगा। ये मौद्रिक नीति का साधन नहीं है। ओके, ठीक, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद आ जाओ, किसी अर्थव्यवस्था में कुशलता से बचत को अंतिम उपयोगकर्ताओं को या तो वास्तविक संपत्ति में निवेश करने के लिए या उपभोग करने के लिए आवंटित करता है। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको कि किसी अर्थव्यवस्था में बजट भी हो, ठीक, और उसके किसी प्रोडक्ट, किसी में निवेश भी किया जाए और उसमें बजट भी हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, अगर इस टाइप का किया जाता है तो उसको बोला जाता है वित्तीय प्रणाली। क्या बोलते हैं, वित्तीय प्रणाली। कि वास्तविक संपत्ति में निवेश के लिए, उपभोग के लिए आवंटित हो। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, वित्तीय प्रणाली बोलते हैं। ठीक, कि वास्तविक रूप से पैसा भी इन्वेस्टमेंट हो जाए और उसका उपभोग भी हो जाए। ठीक, तो एक सिस्टम बना के चलोगे तो अपने आप सब काम अच्छे से होगा। पैसे का बजट बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि पैसे का बजट करोगे तब जाकर के कुछ योजना बना सकते हो। ठीक, तो वित्तीय सिस्टम या प्रणाली को बनाए कर रखना ये इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक, फिर आ जाओ, ठीक, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली की नियामक संस्था नहीं है। तो कौन सा भारतीय वित्तीय प्रणाली में नहीं आता, तो RBI आता है। ठीक, उसके बाद सेबी आता है। ठीक, और फिर उसके बाद IRDA आता है। ये बीमा वाला मैटर हो गया, शेयर मार्केट वाला हो गया, ये बैंक वाला हो गया। सिबिल जैसी कोई संस्था नहीं। ठीक है, तो ये आपका नहीं आता किसमें, नियामक प्रणाली में, वित्तीय नियामक प्रणाली में सिबिल नहीं आता। ठीक है, ओके, बाकी सब आएंगे। ठीक, फिर उसके बाद आ जाओ, भारतीय वित्तीय प्रणाली की रानी किसे माना जाता है। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली की रानी किसको मानेंगे, रानी बोला जाता है, रानी बोला जाता है RBI को। ठीक, क्योंकि यही पूरा क्या करती है, नोट वोट सब कुछ छापना, पूरे पैसों का, विदेशी मुद्रा उद्रा सारी चीज़ों का क्या करता है, कंट्रोल करना, बैंकों को कंट्रोल करना, उनके नियम बनाना। तो सारा काम पैसों से रिलेटेड कौन काम करती है, RBI करती है। तो RBI को कहा जाता है वित्तीय प्रणाली की रानी। ठीक, ओके, ठीक, चलिए नेक्स्ट।
राष्ट्रीय आवास बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता, राष्ट्रीय आवास बैंक। तो पहले याद रखो कि नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या है कि स्थानीय स्तर पर, ठीक, जो आवास के लिए वित्त व्यवस्था या वित्त की जरूरत पड़ती है तो नेशनल हाउसिंग बोर्ड क्या करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करता है कि स्थानीय स्तर पर आवास के लिए वित्त की व्यवस्था कराता है, ठीक, और वित्त के इस्तेमाल की नियम कानून बनाता है, ठीक, वो भी स्थानीय स्तर पर आवास के लिए। तो इसकी सहायक कंपनी कौन हो गई, मतलब सहायक कौन हो गया इसका, तो इसको भी पैसा कहां से मिलता है, मतलब उसकी सहायक कंपनी किसके थ्रू जाता है, वो आरबीआई के थ्रू, ठीक। तो इसकी सहायक क्या हो जाएगी, आपकी आरबीआई हो जाएगी। कौन हो जाएगा, आरबीआई। तो नेशनल हाउसिंग बैंक क्या करता है कि स्थानीय स्तर पर आवासीय वित्त उपलब्ध कराना, ठीक, कौन से स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट, वित्त संस्थाओं को खालिस्तान मतलब किसके रूप में जाना जाता है, तो वित्त संस्थाओं को किसके रूप में जाना जाएगा, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाएगा। किसके रूप में जाना जाएगा, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ वो IMPS का थोड़ा सा याद रखना, ठीक, और वो जो बढ़ाया है उसको समय सीमा को, जो कार्ड ऑन फाइल वाला उसको याद रखना, ठीक, जो 6 महीने के लिए बढ़ाया, और जो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की जो समय सीमा थी उसको बढ़ाया, इसको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। और बाकी मौद्रिक नीति तो याद रखनी है। भारत का पहला विकास वित्तीय संस्था, ठीक है ना, पहला वित्तीय संस्था कौन सा है, तो भारत का पहला प्राइवेट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ICICI। तो भारत का पहला फाइनेंस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, आपका ICICI है। तो ICICI बैंक का पूरा नाम क्या है, इंस्टीट्यूशनल, फिर उसके बाद आपका ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल, ठीक, क्रेडिट एंड इंस्टीट्यूशन, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, सॉरी इसका थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं मैं, ICICI, ठीक। हाँ, ठीक, इंस्टीट्यूशनल, ठीक, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, ठीक। तो ये भारत का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या है, भारत का पहला निजी संस्था का पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ICICI, क्लियर, ठीक, याद रखिएगा इसको। फिर उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा संयोजन नहीं है, मतलब कौन किसके बराबर नहीं है। तो देखो आरबीआई जो होता है, देखो नाबार्ड जो होता है औद्योगिक ऋण देता है क्या, नहीं, किसके लिए देता है, वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, ठीक। तो पहले ही मिल गया आपको, पहले ही मिल गया। कौन सा नहीं मिल रहा है, आपका नाबार्ड ग्रामीण विकास और कृषि उपकरणों के लिए देता है, ना कि औद्योगिक ऋण देता है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाबार्ड। बाकी सब सेम, आरबीआई दीर्घ वित्त देता है, आरआरबी कृषि के लिए देता है, आईडीबीआई आपका अल्पकालीन ऋण देता है, सब करते हैं। आरबीआई आपका अल्पकालीन भी ऋण देता है, दोनों करता है वो, ठीक, मगर नाबार्ड औद्योगिक ऋण नहीं करता। NABARD नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक, ओके। तो नाबार्ड औद्योगिक ऋण नहीं करता, ठीक, बाकी सब सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संगठित क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा संगठित क्षेत्र, मतलब एक बैठा हुआ क्षेत्र जो वित्त से संबंधित हो, ठीक। तो आपका राष्ट्रीयकृत बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी है, सहकारी बैंक भी है। चीट्स और साहूकार जिनका निश्चिंत होता है, जो ब्याज पे पैसा देते हैं ना, ये एक संगठित क्षेत्र में नहीं आता, ठीक, जो ब्याज पे क्या देते हैं, पैसा देते हैं, ये संगठित क्षेत्र में शामिल नहीं होता है, ठीक, क्लियर। फिर आ जाओ बैंकिंग विनिमय अधिनियम, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तब आया जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, तभी आपका आया था कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जब आरबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। तो 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म। तो लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मैंने अभी बताया ना, NABARD, NABARD नेशनल
बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो नाबार्ड का गठन कब किया गया था? तो नाबार्ड का गठन किया गया था 12 जुलाई 1982 को, जब भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आंसर हो जाएगा ए। नाबार्ड का गठन कब किया गया? 12 जुलाई 1982, जब भारत में 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और 6वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1980 से 85 के बीच। ठीक, तभी नाबार्ड का क्या किया गया था? गठन किया गया था। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे आरबीआई के। ठीक, अब आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा, कुछ नहीं करना है। बट ये जरूर है कि अभी अप्रैल माह में आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी की है, मॉनेटरी पॉलिसी जारी की है, तो आप उसको अपने न्यूज़पेपर में देखिए। ठीक, और उसको नोट कीजिए। क्लियर? और अगर नहीं मिल रहा है तो आरबीआई को लेकर के मैं जो क्रैश कोर्स अभी बताऊंगा तो उसमें आप क्या करेंगे, उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो कृपया क्या करें, मुझे कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए, ताकि मैं आपके उस समस्या का क्या कर सकूं, समाधान कर सकूं। ठीक, ओके, चलिए, नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।